नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, मंच पर मौजूद मेरे दोस्त महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष आदरणीय गोविंद दळवी जी, मंच पर मौजूद नांदेड़ महानगर के अध्यक्ष विठल गायकवाड़ जी, तालुका अध्यक्ष विनायक अजबारे जी, मेरे नौजवान दोस्त डॉक्टर अजिंक्य जी जो यहाँ पे सूत्र संचालन की निजामत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, प्रोफेसर उबैद हुसैन साहब जिन्होंने अभी 16 बयान तकरीर की, मोहम्मद कासिम साहब, एडवोकेट शेख बिलाल साहब, खास तौर से हमारे साथ जुड़े हुए अतीक लीडर साहब जो खिला रोड गाड़ीपुरे से आते हैं, मंच पे बैठे हुए अफजल मोमिन साहब, मंच पर बैठे हुए शारेक जिया साहब, ये नौजवान जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के साथ में वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में ये लोग जुड़े हुए हैं। मंच पे बैठे हुए अशोक कापसीकर साहब, सामने बैठे हुए मेरे तमाम अदनान गार्डन से आए वाले जिम्मेदार, वाजेगांव से आए हुए जिम्मेदार, शहर के मुख्तलिफ बस्तियों से आए हुए तमाम जिम्मेदार, हतई के और आतराफ के इलाके के तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, साथियों, सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आप सभी का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, क्रांतिकारी जय मीम करता हूँ। आप सभी लोगों से मुखातिब होने के लिए मेरे पास महज 15 मिनट का वक्त बचा हुआ है। मंच तो 7 बजे से लगा है, लेकिन कुर्सियों पर आकर बैठने में थोड़ी सी ताखीर हो गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कुर्सियां हैं सब है, लेकिन मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग ये साथ में दूर दूर तक खड़े हुए इसको सुन रहे हैं। 15 मिनट का वक्त मेरे पास है, इसलिए मैं तमाम लोगों के नाम नहीं लूंगा। अभी अभी मोहम्मद कासिम साहब ने कहा हुकूमत के पास, पार्लियामेंट और असेंबली के पास कानून बनाने का इख्तियार है, तो अजीबोगरीब कानून बना रहे हैं, कुछ भी काले कानून ला रहे हैं। एक कानून बना दिया एनआरसी का, मुल्क के अक़लियत मुसलमान रास्तों पे उतर गए। 3 काले कानून बनाए किसानों के, मुल्क के तमाम किसान रास्तों पे उतर गए। इसी तरह से वो अलग अलग कानून बना के अब ड्राइवरों के खिलाफ में कानून बना दिया, देश के पूरे ड्राइवर रास्तों पे उतर गए। क्या कानून बनाया उन्होंने कि हिट एंड रन में ड्राइवर अगर गाड़ी ठोक के भाग गया, ठोकने के बाद ड्राइवर अगर गाड़ी छोड़ के भाग गया तो उसको 10 साल की सजा। नरेंद्र मोदी को पूछना चाह रहा हूं, गाड़ी छोड़ के भागा तो 10 साल की सजा, बीवी छोड़ के भागा तो कितने साल की सजा? अरे पहले बीवी छोड़ के भागे वाले की सजा तय करो ना, उसको कोई सजा नहीं, उसको तो वजीर आजम तक बना देते। बीवी संभालनी नहीं हुई, ड्राइवरों को दुखा रहा, अक़लियतों को दुखा रहा, किसानों को दुखा रहा, मजदूरों को दुखा रहा। कैसा आदमी है यार। और अजीब नमूने भक्त लोग उसको चुन के दिए 2-2 बारी में। अगर वो चुनकर आ गया तो देश का दिवाला निकलेगा। भक्तों, 110 रुपए का पेट्रोल डाल रहे हो, आप आटे दाल के लिए महंगे हो जाओगे, इसलिए मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इससे ज्यादा मुझे उस दलिंदर के ऊपर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैं हतई में खड़ा हुआ हूं। हतई मिट्टी का शहर, करबला, ये वो इलाके हैं जहां से 70 सालों तक नांदेड़ की सियासत का मरकज हतई रहा है। सियासत पूरे जिले की जो इलाके से चलती है, मैं उस मंच पे खड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे और भी तफसील में बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं 1-2 जरूरी मुद्दों पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं आपके इस हतई से, इस करबला से, सिद्धार्थनगर से, मोमिनपुरे से, गंज से, मिट्टी के शहर से, फतेह बुरुज से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मेरे जैसे अदना कार्यकर्ता के साथ इस इलाके के अंदर कई पार्टी के बड़े बड़े लीडर रहते हैं, महाराष्ट्र लेवल के लीडर रहते हैं, आजी माजी नगर सेवक रहते हैं। मेरा कोई लीडर इधर नहीं था, मेरा कोई नगर सेवक नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के लोगों ने नंबर 1 के वोटिंग मुझे की, सबसे ज्यादा वोटिंग मुझे की, बेइंतहा मोहब्बतों से नवाजा, मेरे दिल के करीब है। इसलिए आज इस मंच के ऊपर से
मैं एक दो सवाल उठाना चाहता हूं कि जज्बाती मुद्दों को लेकर, न सिर्फ जज्बाती बातों को लेकर, हमको अपने मुस्तकबिल को लेकर भी, बच्चों के, हमारे नए नौजवान बच्चों के, हमारे जो तालिब इल्म बच्चे हैं, इनके सुनहरे मुस्तकबिल के मुद्दों पे लड़ने की जरूरत है। ये आपको मंदिर मस्जिद में भटकाते हैं, लेकिन असल लड़ाई आपको देखनी पड़ेगी। आज मुझे पूछना है, 288 में से 165 आमदार मराठा समाज के हैं, 100 में से 80 शक्कर के कारखाने मराठा समाज के हैं, 90% बड़े बड़े कॉलेज की सोसाइटियां मराठा समाज की है। फिर भी मराठा समाज रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लड़ रहा है। 2 बार हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण रिजेक्ट कर दिया, 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण रिजेक्ट कर दिया। बावजूद उसके मराठा समाज मुत्तहिद होकर रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहा है, और ये सरकारों को घुटने के बल लाकर वो मजबूर कर रहा है, और सरकारें घुटनों के बल रेंगते हुए मराठा समाज को बोल रही रुको रुको, हम इस देते, 1 महीना दो, 2 महीना दो, जबकि कोर्ट ने, अदालत ने खारिज कर दिया। मगर मुसलमानों, तुम्हारा भी वो सुनहरा दिन याद करो, शब्बीर अंसारी साहब की और उनके साथियों की लड़ाई थी कि मुसलमानों को ओबीसी में बड़ी हिस्सेदारी मिली थी, और आपके मोहल्ले में मोमिन कॉन्फ्रेंस और मोमिन कमेटी की चेयरमैन थे, उनके एक सर्टिफिकेट के ऊपर आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता था। आपके बच्चे स्कूलों में, हायर एजुकेशन में, नौकरियों में जाने लगे थे, लेकिन ये सरकार ने खुट्टा मार दिया। 65 के पहले का पुरावा लाकर आपको वैलिडिटी करानी पड़ रही है। 90% ओबीसी मुसलमान बाहर फेंका गया। आज हमारे बच्चों को आला तालीम में एडमिशन नहीं मिल रहा, आज हमारे बच्चों को नौकरी के, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे, हमको कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं है। इसलिए साथियों, मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए, ओबीसी के वैलिडिटी के ज्यादती के लिए भी हमको लड़ने की जरूरत है। याद रखो, आज तालीम, ऊंची तालीम लेनी है, MBBS कराना है। आम मुसलमान के बच्चे बच्चियां परसेंटेज तो ला रहे, सरकारी कॉलेज की फीस भी नहीं भर पा रहे, प्राइवेट कॉलेज की फीस भी नहीं भर पा रहे। आप, हम मेहनत करके जो कमाते हैं, आधा कंट्रीब्यूट कर करके हमको इंजीनियरिंग के, मेडिकल के फीस भरनी पड़ रही है। अगर 5% रिजर्वेशन मिल गया तो हर साल 150 से ज्यादा लड़के लड़कियां अकेले MBBS को लगेगी। तो अंदाजा लगाओ, रिजर्वेशन 5%, आपका किसी ने नहीं रोका। हाई कोर्ट ने कहा दे दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दे दो, लेकिन ये फिरका परस्त बीजेपी की सरकारें भी नहीं दे रही है, और मौका परस्त कांग्रेस की सरकारें भी नहीं दे रही है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे मुद्दों की लड़ाई भी हमको लड़ने की जरूरत है। रिजर्वेशन को आसानी में मत लीजिए। रिजर्वेशन के लिए हमको 2.5 साल सेक्युलर सरकारें रही, क्या हुआ? सेक्युलर सरकार के अंदर नांदेड़ का धनी, 7/12 का मालिक कहने वाला मंत्री भी 2.5 साल कैबिनेट में मंत्री था, लेकिन कभी मुंह नहीं खोला। एक बार नांदेड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पत्रकार भैया, जमीर भाई, आया भी वगैरह सब बैठे, ये लोगों ने सवाल पूछे, कई की प्रेस लिए? प्रेस लिए मराठा आरक्षण के ऊपर। नांदेड़ के मंत्री ने, नांदेड़ की 7/12 वाले ने कहे कि मराठा रिजर्वेशन हम दे रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, ये करेंगे, वो करेंगे, सेंटर को देंगे, उधर देंगे। फिर बाद में हल्के से हमारे एक मुस्लिम पत्रकार ने अशोक चौहान को बोले, मुस्लिम आरक्षण का कुछ करो ना साहब, मुस्लिम आरक्षण का क्या हुआ? तो बोले अरे 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 क्या तुम ला रहे, बोले मुद्दे देख रहे नहीं क्या? बोले वो हीरोइन, बोले क्या नाम बोली जी उसका, कंगना रनौत, कैसे कैसे स्टंट कर रही है, बोले भटका दे रही है। बोले अब मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करे साहब तुमको तो कंगना रनौत याद आ रही। अब इलेक्शन में वोट मांगने को आओ, ललिता पवार याद दिला देंगे तुम्हारे को, तुमको निरूपा राय याद दिला देंगे हम तुम्हारे को। हमारे रिजर्वेशन में कंगना रनौत याद आती क्या? मराठा रिजर्वेशन पे 1.5 घंटे की प्रेस लिए, तब कंगना रनौत नहीं थी। मुसलमानों का मुद्दा आते कंगना रनौत की तुमको रुकावट दिखती है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम ये करेंगे कि इस मौजू के ऊपर हमको लड़ाई लड़नी है। मेरे साथियों, मुझे कल खड़गपुरे में तकरीर हुई, खड़गपुरे में कई बच्चों ने चिट्ठी लिख के कहा, और आज दिन भर में फोन आए
और आज अभी इस वक्त मुझे मैसेज उबे सर दिखा है, हमारा एक भाई हतीपुर के हमारे भाई का एक मैसेज है, फारूक भाई 22 तारीख को अयोध्या के मामले में कुछ उद्घाटन हो रहा राम मंदिर का, मुसलमानों ने उस मौजू पे क्या राह अमल रखना चाहिए, इस बारे में कुछ बोलो। ये मौजू उतना छोटा नहीं है कि मैं 5 मिनट में बोल पाऊं, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी जनसंवाद यात्रा का इख्तिताम कल टायर बोर्ड कमान के सामने होने वाला है, पुराने सेरा फंक्शन हॉल के सामने होने वाला है। कल सेरा फंक्शन हॉल के जलसा आम में 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ताल्लुक से मुल्क के मुसलमानों ने, नांदेड़ के मुसलमानों ने क्या राह अमल रखना चाहिए, इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर मैं तफसील से बयान दूंगा, कल तफसील से बात करूंगा। इंशाल्लाह आप लोग कल टायर बोर्ड के जलसे में शिरकत कीजिए, वहां पर हम दिल खोलकर उस मौजू पे बात करेंगे। लेकिन मुझे आखिर में कहना है कि देखो, स्कूलों के अंदर बुरे हाल चल रहे, इल्म के बगैर कुछ नहीं है। वो इजराइल को देखो जिसको खुद की सरजमीन नहीं थी, जर्मनी में हिटलर ने चेंबर में ठूस ठूस के जिनको मार दिया, बच बचा के आए हुए शरणागति थे, उनको हमारे फिलिस्तीन भाइयों ने, अरब ने सहारा दिए, शरण दिए, तो वो लोग मुट्ठी भर रहे हैं, आज भी मुट्ठी भर है। लेकिन इल्म के दम पे, रिसर्च के दम पे, साइंस के दम पे वो तरक्की करे, आज पूरी दुनिया को झुका रहे हैं, अमेरिका को गुलाम बना दिए, अमेरिका को हाथ में लेके हमारी सरजमीन को, फिलिस्तीन की सरजमीन को छीन रहे हैं। दुश्मनों से भी अच्छी सीख मिलती है तो लेनी चाहिए, इल्म और तालीम की सीख हमको उनसे भी लेनी पड़े तो लीजिए, क्योंकि उन्होंने नहीं, हमारे नबी ने हमको सीखने और तालीम का लिए कहा है। हमारे नबी ने, हमारे दीन ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको पहली आयत में इक़रा बिल्लज़ी कहा है, इल्म हासिल करना ये हमारा दीनी फर्ज है। उसके लिए आज क्या हालत है, जो स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चों के नंबर नहीं लग रहे, एडमिशन नहीं मिल रहे, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, बल्दिया के स्कूलों की, नगर पालिका के स्कूलों की हालत क्या है, वहां बच्चे नहीं है, मजदूर मेहनत कश भी वहां पे पढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही है, मियारी तालीम नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आखिरी बात है कि ये एजुकेशन की क्वालिटी जो नगर पालिका के स्कूल में आप अपने बच्चे को नहीं डाल रहे, जो खानगी स्कूल में आप डाल रहे, नंबर नहीं लग रहा, वहां पे 15,000 के टीचर पढ़ाते, खानगी स्कूलों के टीचरों की तनख्वाह 12,000 15,000 रहती, लेकिन आप लाइन लगा के एडमिशन कर रहे। लेकिन सरकारी स्कूल, नगर पालिका के स्कूल में टीचरों को 40,000 50,000 60,000 है सैलरी, लेकिन वहां मैनेजमेंट नहीं है। कोई लीडर बल्दिया का जाके बोलता नहीं, अच्छा पढ़ाओ, क्या तुम्हारी दिक्कत है, टीचरों से बात करके उनकी मसलों को दूर करके एक नंबर स्कूल क्यों नहीं बनाते, ताकि गरीब का बच्चा पढ़कर होनहार बनेगा। लेकिन आपको पढ़ाना नहीं है, जहालत में ढकेलना है, आपकी तालीम की मियार को गिराना है, इससे आगाह हो जाइए। आखिरी एक बात है, 2-3 लोगों का इसरार है एक मौजू का, मेरे पास आखिरी 3 मिनट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने आपके वोट बांटे हैं, अभी मेरे साथी अजिंक्य गायकवाड़ ने और विठल भाऊ ने कहा है, मैं आपको एक मुख्तसर में याद दिलाता हूं, इस नांदेड़ में आखिरी बार प्रोफेसर नूरुल्लाह खान आमदार थे मुसलमानों के, जबकि फारूक पाशा 3 बार चुन के आए थे, एक बार एमएलसी बने थे, एक बार नूरुल्लाह खान साहब आए। 5 टर्म मुसलमान 1979 से पहले इस नांदेड़ से आमदार रहा है, लेकिन 79 के बाद से आज तक 45 सालों में एक भी मुसलमान का ना खासदार बना, ना आमदार बना, अरे सादा उम्मीदवार भी कांग्रेस ने नहीं बनाया है, क्योंकि वो आपकी जो रियासत थी, आपकी जो हुकूमत थी, उसकी विरासत को खत्म करने का काम किए। हमको तब से लेकर आज तक सत्तार भाई बैटरी वाले इलेक्शन लड़ाए, उसके बाद समद बागवान इलेक्शन लड़ाए, सरवरी सर जनता दल चक्र से इलेक्शन लड़ा है, गफ्फार खान साहब ने इलेक्शन लड़ा है, उसके बाद में कई लोगों ने इलेक्शन लड़ा है,
हर बार मुसलमानों ने एक गट्ठा वोट भी दिया, लेकिन मैं उन सब इलेक्शन लड़े वालों की कदर करता हूं, इज्जत करता हूं। कम से कम वो लड़े तो हैं, लेकिन उनके इलेक्शन में सिर्फ मुसलमानों का एक गट्ठा वोट मिला। 2-3 हजार वोटों से वो हारे, 4-4, 5-5 हजार से ही वो हारे, क्योंकि दिगर तबकों ने उनको वोट नहीं दिया। आप आंकड़े लेके बैठिए, नांदेड़ की तारीख में अकेला फारूक अहमद था जिसको नांदेड़ दक्षिण में 14,000 से ज्यादा अंबेडकरवादी समाज ने वोट दिया है। सिद्धार्थ नगर की वोटिंग निकाल लो, 100% हमारे अंबेडकरवादियों ने फारूक अहमद को वोट दिया। भीमघाट की वोटिंग निकालो, 100% अंबेडकरवादियों ने वोट दिया। वाजेगांव की वोटिंग निकालो, 100% दिया। लेकिन हमारे मुस्लिम फैमिली में 2 इसको दिए, 2 उसको दिए, 2 तीसरे को दिए, सभी गिर गए। कहां है वो लोग? हारे वाला भी, जीते वाला भी गायब है, हारे वाले भी गायब है। लेकिन विठल भाऊ ने कहा वैसे, जिस दिन इलेक्शन हारा दूसरे दिन आपके हाथाई पर आकर मेरे वोटरों से मिला, सिद्धार्थ नगर में मिला, बस्ती बस्ती में मिला। उस तारीख से रास्तों पे हूं। लेकिन जो सेक्युलरिज्म की बात करके आपके वोटों को बांटे हैं, जो बीजेपी सेना का डर बता के आपके वोटों को बांटे हैं, वो कहां है? जब औरंगजेब के नाम पर मुस्लिम बच्चों को जेलों में डाला गया, जब औरंगजेब टीपू सुल्तान के स्टेटस का बात बताकर हमारे कोल्हापुर में दंगे हुए, औरंगाबाद में दंगे हुए, फिसादात हुए, लेकिन ये सेक्युलर लीडर मुंह नहीं खोला। उस वक्त में कोई सामने आया जब औरंगजेब के स्टेटस पे केस होने लग गए, मुस्लिम बच्चे जेलों में जाने लग गए, तब इस महाराष्ट्र से एक कायद, एक लीडर, मर्द मुजाहिद प्रकाश अंबेडकर साहब सामने आए। वो औरंगजेब के मजार पर गए, जियारत किए और कहा हुकूमत को कि मैं औरंगजेब की मजार पे आया हूं, आप क्या गुनाह दाखिल कर सकते हो, करके बताओ। फडणवीस को, गृह मंत्री को असेंबली में बोलना पड़ा, औरंगजेब की मजार पे जाने से, औरंगजेब का स्टेटस रखने से कोई गुनाह नहीं होता। कौन बोले गुनाह होता? ये गृह मंत्री को बोलने लगाने का दम खम किसी में है तो खाली प्रकाश अंबेडकर साहब में है। हमको ये क़यादतों को पहचानना पड़ेगा। जब अक्कल कोट में मुस्लिम बच्चों पे हमला होता है, उस वक्त में कोई सेक्युलर लीडर नहीं गया, प्रकाश अंबेडकर साहब गए। जब अहमदनगर के राहुरी में हमला होता है, कोई नहीं गया, प्रकाश अंबेडकर साहब गए। जब सातारा में दंगा करा के मुसलमानों को मस्जिद में कत्ल कर दिया जाता है, तब कोई नहीं गया, प्रकाश अंबेडकर साहब गए। जो हमारे लिए लड़ता है उसको कायद बनाना पड़ेगा। याद रखो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। टीपू सुल्तान, बकौल टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से 1 दिन शेर की जिंदगी जीना बेहतर है। आप सभी से तवक्को है, खुलकर साथ दो। 20 साल से तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, से जमीन पे एहतजाज में हर मौजू पे हम लड़ रहे हैं। हम मैदान नहीं छोड़े, मरे तक नहीं छोड़ेंगे। हम आपका साथ देने के लिए, आप हमारे साथ खड़े हो, हमको दुआओं से नवाजो, हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहो। इंशाल्लाह आगे की हर लड़ाई लड़ने का वादा करता हूं। अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय मीम। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा माझा महाराष्ट्र लाईव्ह।